नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के सामान्य विज्ञान में पाठ 11 कोशिकाओं की रचना और सूक्ष्मजीव इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करते हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए मैथ्स के भी वीडियो बना करके इस चैनल के प्ले लिस्ट पे अपलोड किया गया है, आप लोग वहां पे जाकर के देख सकते हैं। यह है पाठ 11 कोशिका की रचना और सूक्ष्मजीव, इसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है कोशिका क्या है, तो इसके उत्तर में आएगा कोशिका सजीवों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, कोशिकाओं के विभिन्न अंग कौन से हैं। इसके उत्तर में आएगा केंद्रक, आंतरद्रव्य जालिका, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, लयनकाय, सूत्रकणिका, लवक, रिक्तिका आदि कोशिका के विभिन्न अंगक है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। इसके उत्तर में आएगा हमारे आसपास सर्वत्र पाए जाने वाले ऐसे सजीव जो हमें दिखाई नहीं देते और जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है, उन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, सूक्ष्मजीवों के विभिन्न प्रकार कौन से हैं। इसके उत्तर में आएगा जीवाणु, विषाणु, कवक वर्ग के फफूंदी, पानी में पाए जाने वाले शैवाल तंतु और आदि जीवी इत्यादि सूक्ष्मजीवों के विभिन्न प्रकार हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उसमें से पहला है खाली जगह, यह अंग केवल वनस्पति कोशिका में ही पाया जाता है। इसके उत्तर में आएगा लवक। लवक यह अंग केवल वनस्पति कोशिका में ही पाया जाता है। दूसरे में क्या दिया गया, सूक्ष्म जीवों से कचरे का खाली जगह में रूपांतरण होता है। इसके उत्तर में आएगा खादों। सूक्ष्म जीवों से कचरे का खादों में रूपांतरण होता है। तीसरे में क्या दिया गया, कोशिकाओं में खाली जगह द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। इसके उत्तर में आएगा हरित लवकों। कोशिकाओं में हरित लवकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। चौथे में क्या दिया गया है, खाली जगह के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। इसके उत्तर में आएगा सूक्ष्म जीवों या कोशिकांग। सूक्ष्म जीवों या कोशिकांग के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, हमें क्या अंतर है। पहला है वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका। इसमें क्या अंतर आएगा, वनस्पति कोशिका है और प्राणी कोशिका है। वनस्पति कोशिका में पहला है, वनस्पति कोशिका में सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है। प्राणी कोशिका में पहला है, प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। वनस्पति कोशिका में दूसरा है, इनका कोशिका द्रव्य कम कणों वाला तथा विरल होता है। और प्राणी कोशिका में दूसरा है, इनका कोशिका द्रव्य अधिक कणों वाला तथा सघन होता है। वनस्पति कोशिका में तीसरा है, इनमें केवल एक तथा आमाप में बड़ी रिक्तिका या धानी होती है। और प्राणी कोशिका में तीसरा है, इनमें छोटी छोटी अनेक रिक्तिकाएं धानी सर्वत्र बिखरी होती हैं। वनस्पति कोशिका में चौथा है, इनमें लयन काय नहीं होते। और प्राणी कोशिका में चौथा है, इनमें लयन काय होते हैं। वनस्पति कोशिका में पांचवा है, इनमें लवक पाए जाते हैं। और प्राणी कोशिका में पांचवा है, प्राणी कोशिका में लवक नहीं होते। वनस्पति कोशिका में छठवा है, इनमें सूत्र कणिकाओं की संख्या कम होती है। और प्राणी कोशिका में छठवा है, इनमें सूत्र कणिकाओं की संख्या अधिक होती है। दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, आदि केंद्र की कोशिका और दृश्य केंद्र की कोशिका। तो यहाँ पे आदि केंद्र की कोशिका है और दृश्य केंद्र की कोशिका है। आदि केंद्र की में पहला आएगा, इन कोशिकाओं में सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता। और दृश्य केंद्र की में आएगा, इन कोशिकाओं में केंद्रक पटल झिल्ली, केंद्रिक और केंद्रक द्रव्य वाला केंद्रक होता है। आदि केंद्रकी में दूसरा, ये कोशिकाएं आमाप में छोटी होती है 1 से 10 मिलीमीटर। दृश्य केंद्रकी में दूसरा, ये कोशिकाएं आकार में अपेक्षाकृत बड़ी होती है 5 से 100 मिलीमीटर। आदि केंद्रकी में तीसरा, इनमें केंद्रक झिल्ली न होने के कारण केंद्रक द्रव्य का कोशिका द्रव्य से सीधा संपर्क होता है। और दृश्य केंद्रकी में तीसरा, इनमें केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य सदैव अलग बने रहते हैं। आदि केंद्रकी में चौथा, आदि केंद्रकी कोशिका के कोशिकांग झिल्ली रहित होते हैं। और दृश्य केंद्रकी में चौथा, दृश्य केंद्रकी कोशिकाओं के कोशिकांगों में झिल्ली युक्त आवरण होता है। आदि केंद्रकी में पांचवा, इन कोशिकाओं में अस्पष्ट केंद्रकाभ होते हैं, डीएनए जैसे जीनीय द्रव्य भी होते हैं। दृश्य केंद्रकी में पांचवा, इन कोशिकाओं में सुस्पष्ट केंद्रक होता है जिसमें कई गुणसूत्र होते हैं। आदि केंद्रकी में छठवा, इनमें सूत्र कणिका नहीं होती है
और दृश्य केंद्रकी में छठवां, इनमें सूत्र कणिकाएं होती है। आदि केंद्रकी में सातवां, ये कोशिकाएं जीवाणु तथा नील रहित शैवालों में पाई जाती है। और दृश्य केंद्रकी में सातवां, उच्च विकसित तथा बहुकोशिकीय प्राणियों तथा वनस्पतियों में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका की आकृति बनाकर उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखो। तो यहाँ पे हमको पहले प्राणी कोशिका और वनस्पति कोशिका बनाना पड़ेगा चित्र। तो ये देखो, ये वनस्पति कोशिका का चित्र है, ये प्राणी कोशिका का चित्र है। इस तरीके से बनाने के बाद में हमको उसका वर्णन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो वर्णन किया गया है। इसके उत्तर में आएगा पहला, वनस्पति कोशिका का कर लेते हैं। पहला है, वनस्पति कोशिका के सबसे बाहर सेल्यूलोज से निर्मित कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली और उसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है। इसी में कुछ कोशिकांग होते हैं। दूसरा, लवक नामक महत्वपूर्ण कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में होता है। उनमें से हरित लवक प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। केंद्रक, आंतरद्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, सूत्रकणिका जैसे कोशिकांग इसी कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। तीसरा, वनस्पति कोशिका में केवल एक परंतु बड़ी रिक्तिका धानी होती है। और अब प्राणी कोशिका का देखते हैं। उसमें पहला आएगा, प्राणी कोशिका में सबसे बाहर कोशिका झिल्ली पटल होती है। दूसरा, कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य होता है जो सभी ओर फैला हुआ दिखाई देता है। उसके अंदर ही कुछ अन्य कोशिकांग होते हैं। तीसरा, कोशिकांगों में केंद्रक, लयनकाय, आंतरद्रव्य जालिका, गाल्जी उपकरण, सूत्रकणिका और छोटे अमाप वाली रिक्तिकाओं का समावेश होता है। और चौथा है, प्राणी कोशिका में लवक नहीं होते। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया है, सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता और हानिकारकता स्पष्ट करो। तो हम लोग पहले उपयोगिता देखते हैं, उसके बाद में हानिकारकता देखेंगे। तो इसके उत्तर में पहला आएगा सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता। उसमें से पहला है, सजीव कचरे का अपघटन करके परिसर को स्वच्छ बनाते हैं। दूसरा, कचरे के अपघटन से खादें तथा गोबर गैस प्राप्त होती है जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तीसरा, सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होने से जमीन को नाइट्रोजन मिलती है, इससे जमीन की उर्वरता बढ़ती है। चौथा, सूक्ष्म जीवों द्वारा ही दूध का दही में रूपांतरण होता है। पांचवा, सूक्ष्म जीवों द्वारा किए गए अपघटन तथा किण्वन प्रक्रिया द्वारा हमें नवीन रसायन, जीवन सत्व, अल्कोहल, प्रतिजैविक आदि प्राप्त होते हैं। और छठवा है, चमड़ा कमाने, सनई के पौधों से सन के रेशे प्राप्त करने जैसे कार्यों में सूक्ष्म जीवों का ही योगदान होता है। अब हम हानिकारकता देखते हैं। ब में क्या दिया गया है, सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव या सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियां। उसमें पहला है, सजीवों द्वारा खाद्यों में विकार उत्पन्न होता है जो खाने के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। दूसरा, ये खाद्यों में एंटेरोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ छोड़ते हैं जिससे खाद्य विषाक्तता होती है। तीसरा, कुछ सूक्ष्मजीव वनस्पतियों तथा प्राणियों के लिए रोग कारक होते हैं। इनसे आंव, हैजा, पेचिश, विषम ज्वर, पीलिया, गैस्ट्रो जैसे रोग होते हैं। चौथा, मच्छरों के दंश से होने वाला मलेरिया और डेंगू, पील पांव, पीत ज्वर आदि होते हैं। पांचवा, सर्दी, खांसी, घटसर्प, क्षय, निमोनिया जैसे रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा ही संक्रमित होते हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, कारण दो। उसमें से पहला प्रश्न है, बाढ़, भारी वर्षा के समय रोग प्रसार होता है। इसके उत्तर में आएगा, महाबाढ़ अथवा अतिवृष्टि के बाद पर्यावरण में रोग कारकों की वृद्धि हो जाती है। सर्वत्र पानी पानी तथा कीचड़ हो जाने के कारण इनकी वृद्धि बहुत तेजी से होती है। इस समय रोगाणुओं का प्रजनन तीव्र गति से होता है, इसलिए महाबाढ़ अथवा अतिवृष्टि के बाद रोगों का प्रसार होता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, बासी अन्न खाने से विषाक्तता होने की आशंका होती है। इसके उत्तर में आएगा, पकाया गया खाना बासी होने के बाद उस पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होने लगती है। ये सूक्ष्म जीव उस खाने का स्वयं तो उपयोग करते हैं और अपने द्वारा उनमें एंटेरोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ छोड़ते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देता है, इसलिए बासी भोजन खाने से विषाक्त की संभावना रहती है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, जमीन की मशक्कत करते समय मिट्टी की उल्टा पलटी करते हैं। इसके उत्तर में आएगा, जमीन की मिट्टी में लाभकारी जीवाणु होते हैं जो खाद के निर्माण में सहायक होते हैं। ये मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाकर उसे उर्वर बनाते हैं। साथ साथ मिट्टी उलटने पलटने से यह भुरभुरी हो जाती है। धूप के कारण हानिकारक सजीव नष्ट हो जाते हैं, इससे फसल तथा अनाज की उपज बढ़ जाती है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, फफूंदी नम जगहों पर शीघ्रता से बढ़ती है।
इसके उत्तर में आएगा प्रत्येक सूक्ष्मजीव की वृद्धि और प्रजनन के लिए एक विशिष्ट वातावरणीय परिस्थिति आवश्यक होती है। फफूंदी की वृद्धि के लिए नम युक्त, हल्का गर्म तथा तरी वाला स्थान सबसे उपयुक्त होता है, इसलिए नमी वाले स्थान पर फफूंदी की तेजी से वृद्धि होती है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, बहुत से घरों में प्रशीतक का उपयोग किया जाता है। इसके उत्तर में आएगा सूक्ष्म जीवों की सबसे तेज वृद्धि 15 अंश सेल्सियस से 35 अंश सेल्सियस तक के परास में होती है। प्रशीतक का आंतरिक तापमान 15 अंश सेल्सियस से पर्याप्त कम होता है। इस ठंडे वातावरण में उनकी वृद्धि लगभग होती ही नहीं, अतः प्रशीतक में रखे गए विभिन्न खाद्य सुरक्षित बने रहते हैं, इसलिए घर घर में लोग प्रशीतक का उपयोग करने लगे हैं। अब अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, डबल रोटी बनते समय फूलती है। इसके उत्तर में आएगा पाव तैयार करते समय उसके आटे में खमीर ईस्ट मिलाया जाता है। इसके कारण किण्वन की प्रक्रिया तेजी से होती है। इस प्रक्रिया में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बाहर आती है तब पाव फूलकर हल्का हो जाता है। अब अगला करते हैं। सातवें में क्या दिया गया, दूध देने वाले जानवरों को दी जाने वाली बिनौले की खली को पहले कुछ समय भिगोकर रखते हैं। इसके उत्तर में आएगा सानी में पशु खाद्यों के अतिरिक्त बिनौले की खली, दरदरा अनाज इत्यादि होते हैं। खटास पैदा होने से इनका खाद्य मूल्य बढ़ जाता है। पानी में भिगोने से इसका तेजी से किण्वन होता है। यह स्वादिष्ट तथा सुपाच्य हो जाता है। इससे पशुओं से मिलने वाले दूध की मात्रा भी बढ़ती है, इसलिए दूध देने वाले जानवरों को दी जाने वाली बिनौले की खली को पहले कुछ समय भिगोकर रखते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। सातवें प्रश्न में क्या दिया गया, तुमने सरल और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किस लिए किया, कैसे किया, उसे विस्तार पूर्वक लिखो। इसके उत्तर में आएगा सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल एक उत्तल लेंस होता है। इसकी आवर्धन क्षमता बहुत कम होती है। इसकी सहायता से हम वस्तुओं के आमाप में वृद्धि करके उन्हें और स्पष्ट रूप में देखते हैं, जैसे बहुत छोटे अक्षर, भूगोल के मानचित्र, घड़ी के पुर्जे इत्यादि। और दूसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई ही नहीं देती। ऐसी वस्तुओं को देखने के लिए उच्च आवर्धन क्षमता वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। इस सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है। वस्तु के आमाप में 2 बार वृद्धि होने के कारण वह अपने मूल आमाप की 100 से 450 गुनी दिखती है। इसकी सहायता से सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। वस्तु लेंस की ओर देखी जाने वाली वस्तुएं रखते हैं, नेत्र लेंस की ओर उस वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब देखते हैं जिसमें उस वस्तु के सभी अवयव स्पष्ट दिखाई देते हैं। कोशिका, कोशिकांग, सूक्ष्मजीव आदि के अध्ययन में सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पाठ 11 का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।